नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिमैया बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है सुपल सपोर्ट ग्रुप, जिसमें हम सब लोग इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में सारी चीज़ें जो कि गर्भवती महिला के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं, जो प्रिया मैम ने स्टार्ट किया है, जो कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड हैं बंसल हॉस्पिटल में और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत टाइम से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हम लोग अभी कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कर रहे थे। अगर अब इतना कोविड हट चुका है तो भगवान ने चाहा तो हम अगला जो प्रोग्राम रहेगा वो ऑफलाइन करेंगे आप सभी लोगों के साथ में। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जन का गुणगान हो, हर तरफ जन का गुणगान हो, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। मैं डॉक्टर नीतू सिमैया फिर से अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आप सभी का। इस बार की प्रोग्राम की रूपरेखा इस तरह है। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी मैडम हैं, जो आहार एवं योगा स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जो योगा से रिलेटेड हमें हमेशा गाइड करती रहती हैं और इस बार भी ध्यान और योगा से रिलेटेड हमसे बातें करेंगी। मैं उन्हीं को इनवाइट करती हूँ, उनको कहती हूँ कि सारी चीज़ें हमें बताएं, वो हमसे साझा करें योग के बारे में कि एक प्रेग्नेंट वुमन को, एक जो गर्भस्थ महिला है, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से योगा करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और क्या हमारे लिए बेनिफिट करेगी। तो मैं मैडम का अभिनंदन करूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी आप सभी का नंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोगों को होली उत्सव की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह जीवन में इतने सुंदर रंग हो, सभी का जीवन रंगों से भरा रहे और स्वस्थ रहे। डॉक्टर प्रिया भावे मैम एवं नीतू मैम का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे हमेशा विशेष रूप से बुलाते हैं और इतना सम्मान देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था में ध्यान का महत्व। ध्यान क्यों आवश्यक गर्भावस्था में? वैसे भी कहा जाता है कि ये समय शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन का समय होता है, जिस समय हमारे शरीर में भी उथल पुथल मची रहती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी हम हमेशा एक भय में रहते हैं कि क्या आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, क्या मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी, क्या मुझसे कोई मेरा तनाव बच्चे पर तो नहीं असर करेगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम इन 9 महीनों में देखते हैं। हर माँ चाहती है कि ये हमारा 9 महीने का सफर बहुत अच्छे से गुजरे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। हम स्वस्थ और खुश तभी रह सकते हैं जब हम अपने आसपास की बिखरी ऊर्जा, जिसकी वजह से हमें तनाव होता है, उसे हम समेट कर रखें। उसे हम कैसे समेट कर रख सकते हैं? उसमें सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करने का। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी लोग कहते हैं कि ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान स्वयं ही लग जाता है। ये तब लगता है जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने का अर्थ है कि हम जिस तरह से अपने दिनचर्या, जीवनचर्या को जीते हैं कि नियमित रूप से हम हर कार्य को करते हैं, लेकिन क्या हम 10 मिनट अपने साथ आंख बंद करके बैठते हैं? क्या हम अपने साथ रहते हैं? योग हमेशा एक ही चीज कहता है, जब हम स्वयं को जानेंगे तभी हम खुश रहेंगे। कहते हैं ना, जो स्वयं को खुश रख सकता है वो सभी को खुश रख सकता है। ये समय है जहां पर आपको खुश रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो इसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, केवल 10 मिनट का समय, सुबह का समय या शाम का समय आप एक निश्चित कर लें और आंख बंद कर एक स्थान पर बैठें। सबसे पहले हमें अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर लगाना है। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान लगाएंगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। कहते हैं श्वास और मन का गहरा संबंध है। आप जितना अच्छे से श्वास पर अपना नियंत्रण करेंगे, मन उतने धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। फिर बंद आंखों से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने आप को देखना है। बहुत सारी नकारात्मक, सकारात्मक चीजें आपके सामने से आएंगी।
हमें सभी को देखते जाना है, एकदम साक्षी भाव से। किसी भी चीज को दबाना नहीं है, ये नहीं सोचना कि नकारात्मक है, इसे हमें नहीं सोचना। जो आपके ध्यान में आता है उसे देखते जाइए और निकालते जाइए। ध्यान एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रवाह है, ये ऊर्जा का प्रवाह है, जहां हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटते हैं, हम तनाव से मुक्त होते हैं, अपने साथ रहते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये समय ऐसा समय है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि गर्भस्थ शिशु, गर्भवती महिला को तनाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये समय शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन का भी होता है। आप यदि वर्किंग है तो आपको बाहर का भी काम करना है, परिवार को भी देखना है। ऐसी स्थिति में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं तो मन को एकदम शांत हो जाता है, चित्त जो होता है निर्मल हो जाता है और यहाँ से आप सकारात्मक होने लगते हैं। क्योंकि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन को हम बहुत आसानी से स्वीकार करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अरे अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बार हमें मैम के पास जाना है, आप बार बार फोन करते हैं। लेकिन आप जब ध्यान करने लगेंगे नियमित रूप से, क्योंकि किसी भी चीज की आपकी साधना तभी सफल होगी जब आप उसको नियमित रूप से करेंगे। नियमित रूप से 10 मिनट का यदि आप अपने कुछ, आपको ऐसा ध्यान लगाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप लेना चाहते हैं, या आप अपने भगवान की मूर्ति हो या आपका दीपक हो, जो भी आप अपने ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के बीच में देखना चाहते हैं उसे देखिए, नहीं तो केवल साक्षी भाव से अपने साथ रहिए। क्योंकि ध्यान लगाने से आप प्रेशर के साथ नहीं लगा सकते। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, केवल 8 दिन आप इसका निरंतर अभ्यास करके देखिए, ये अपने आप लग जाता है। जब आपका लगने लगेगा तो आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। फिर आपका ये समय आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आधा घंटे का ध्यान लगा लिया है। जब आप आधा घंटे का ध्यान लगाने के लिए आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो आप अपने शारीरिक, मानसिक संतुलन को देखेंगे कि न केवल शारीरिक पक्ष हमारा स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी हम दृढ़ होते हैं और भावनात्मक रूप से भी संतुलित होते हैं। ये जिंदगी का ऐसा सुहाना सफर है गर्भावस्था का कि जिसमें सभी माँ स्वस्थ रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है। क्योंकि 16 संस्कारों में से हमारा ये पहला संस्कार है जहां से हम अपने आचार, विचार, व्यवहार सभी कुछ ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वही आपके बच्चे तक पहुंचेगा। जिस तरह से हम आहार के माध्यम से अपने बच्चे को पोषित कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपनी जीवन शैली से भी अपने बच्चे को पोषण देंगे, संस्कार देंगे और उसको एक स्वस्थ जीवन देंगे। केवल गर्भ संस्कार का उद्देश्य ये नहीं है कि माता का ही स्वस्थ रहे, बल्कि आने वाला शिशु जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उसका स्वस्थ होना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप नियमित रूप से अपने आप पर अपने साथ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, ना केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि ध्यान आप नियमित रूप से करते हैं तो उसके लिए आप 5 से 7 मिनट का पहले प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या करना है। श्वास प्रश्वास के डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, जितनी गहरी लंबी श्वास ले रहे हैं उतनी गहरी लंबी श्वास को लीजिए और छोड़िए। इसको कम से कम आप 10 बार करिए। इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आप कहते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, ये आपका एक चक्र हुआ। ध्यान से पूर्व यदि आप इसको 20 बार लगातार करते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग प्राणायाम और ध्यान है। यहीं से हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट भी सकते हैं और स्वस्थ और खुश भी रह सकते हैं। यहाँ आपने 10 मिनट यदि 7-8 मिनट यदि आपने प्राणायाम कर लिया तो आपका ध्यान स्वतः ही आप देखेंगे कि आप ध्यान की अनंत गहराई में उतर जाएंगे।
क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप नियम से इसे करेंगे, उतना अच्छा आपका ध्यान लगने लगेगा। एक समय आने के बाद आपको वो समय खुद ही लगेगा कि मुझे अब ध्यान करना है। कभी थोड़ा सा भी तनाव होता है, शारीरिक मानसिक रूप से आप परेशान होते हैं, कुछ मत करिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए और गहरी लंबी श्वास छोड़िए। जब भी हम बैठते हैं तो बैठने का एक नियम होना चाहिए, जिसमें हमारी जो स्पाइन और सिर होता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि आधी तनाव तो हमारे स्पाइन से हो जाता है। यदि आप बैठने का तरीका गलत रखेंगे तो आपके हमेशा कमर में दर्द रहेगा। ऐसी स्थिति में तनाव बनता है, क्योंकि तनाव की आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो भी स्पाइन पर असर होता है, गलत पोस्चर से बैठते हैं तो भी आपकी स्पाइन पर असर होता है, लाइफस्टाइल गलत रखते हैं तो भी स्पाइन पर असर होता है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान के समय पर हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें सीधा बैठना है, सिर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है। जब हम सिर गर्दन पीठ सीधा रखना सीख जाएंगे, आधा तनाव तो यूं ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा का जो फ्लो है वो क्या है, वो हमारा स्पाइन है, हमारा स्वास्थ्य हमारी स्पाइन है, और हमारा मन, हमारे विचार, ये हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक विचार रखिए, और अपने आसपास के वातावरण को भी आप सकारात्मक रख पाएंगे। एक बहुत बड़े फिलोसोफर होते थे जो हमेशा कहते थे कि एक प्रक्रिया होती है जिसको हम ब्रेन ड्रेन सिस्टम कहते हैं। वो कैसे होती है? वो ध्यान है। वो कब होता है? या तो आप स्वाध्याय पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद कुछ देर आंखें बंद कर कर आप केवल उस पर चिंतन करते हैं, तो क्या आप पूरे दिन की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी घटनाएं होती हैं, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, आप उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं। इसको सामान्य भाषा में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मतलब सोने से पहले अपनी तनाव की पोटली को उतार कर सोएं। ये तभी संभव है जब आप नियमित रूप से इसको अभ्यास करते रहेंगे। आप सभी लोगों से एक ही मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यदि आप नियमित जीवन शैली को जीते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और नियमित रूप से ध्यान करिए, क्योंकि यह 10 मिनट का 15 मिनट का ध्यान आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भी। अंत में आप अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी लोगों को फिर से होली उत्सव का बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। शैलजा मैम ने आपको ध्यान के बारे में बताया, उसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम से पूछ सकते हैं। गर्भावस्था बीमारी नहीं है, गर्भावस्था बीमारी नहीं है, बल्कि सुखद अनुभूति का समय होता है, जिसमें आप अपनी खुशियों के साथ सभी के साथ साझा कर सकते हो, परिवार वाले आपके साथ साझा कर सकते हो, और इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्भावस्था का जो अनुभव है उसको ढेरों सारी चीज़ें अनुभव कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से उस 9 महीने के समय को निकालिए। इसी के साथ दूसरे गेस्ट हमारे जो सर हैं, राहुल शर्मा सर, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और काउंसलर भी हैं अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में। वो ये सारी चीज़ें अपनी बताते हैं, हमने उनको इनवाइट किया है। सर हमें ध्यान के बारे में बताएंगे, एक गर्भवती महिला को अपने बच्चे के साथ में, अपने शिशु के साथ में कैसा ध्यान का संबंध बनाना चाहिए, और इस संबंध को कैसे स्थापित करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें वो बताएंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि एक महिला का और एक शिशु का कैसा एक दूसरे के साथ साझा होता है। आप सर को मैं इनवाइट करूंगी। सभी को नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा विषय है गर्भावस्था में शिशु पर ध्यान का प्रभाव। तो इससे पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ध्यान क्या है। आप सभी लोगों ने बहुत पहले से ही ध्यान के बारे में सुन रखा होगा कि ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि ये जो शब्द है ध्यान, बचपन से ही हमें सुनने को मिल रहा है। जब भी हम कुछ भी करते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि आपको ध्यान से करना है। कहीं जा रहे हैं तो ध्यान से जाइएगा, कुछ खा रहे हैं तो ध्यान से खाइएगा, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो ध्यान शब्द है जो इतना शुरू से चला आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो महत्व है जो जीवन में हर जगह ये लगा हुआ है। और आज हम एक ऐसी अवस्था में इस ध्यान को जोड़ने जा रहे हैं जो कि एक नए जीवन का सृजन कर रही है, ऐसी स्थिति जो कि एक नए जीवन को लेकर आ रही है,
ऐसी स्थिति में यह ध्यान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान है जब आप जहां हैं आपका वहां होना, उस क्षण को पूर्णतः जीना जहां पर आप बने हुए हैं। और गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति जहां शायद जीवन का वो क्षण है जिसके आगे कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो सबसे आनंदमय क्षण। एक ऐसी अवस्था जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है संवाद करने के लिए। शायद इसलिए यह कहा गया है कि मौन संवाद की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, जहां पर एक माता अपने गर्भस्थ शिशु से मौन से ही संवाद स्थापित करती है, बनाती है। ऐसी स्थिति में ध्यान का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह कहीं ना कहीं स्वयं से जुड़ता है। उसे मालूम चलता है कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं, वह क्या कर सकता है। आसपास की अवस्थाएं, आसपास की स्थितियां, पिछले 2 साल से जो हम माहौल देख रहे हैं कि कोविड की स्थिति है, कई लाइफ लॉस हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं ना कहीं मन को नकारात्मकताओं से भर देती है, मन को डरा देती है, विक्षिप्त कर देती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं, उसका मार्ग हमको प्रेषित करता है ध्यान। हमें आगे चलना, हमें आगे बढ़ना सिखाता है ध्यान हमें बताता है कि कैसे हमारे भीतर मजबूती है जिसे लेकर हम किसी भी अवस्था का सामना कर सकते हैं। कई बार कई महिलाएं जो है, जो पहली बार इस स्थिति से आ रही हैं कि वो पहली बार मां बनने जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भय होता है कि क्या होगा। एक ऐसा अनुभव है जिसका सामना तुरंत करना होती है। बहुत सारी नई चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे शायद कोई शब्दों में बयां ना कर सके। उस सारी अवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना, संतुलन बनाना, वह स्थिति में आपका साथ देता है ध्यान। गर्भावस्था की स्थिति में जब भी हम ध्यान के बारे में सोच रहे हैं तो वहां हमें गर्भावस्था की स्थितियों से उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। जैसा कि कहा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही कोमल स्थिति है, बहुत ही ख्याल रखने वाली स्थिति है। यही स्थिति है जहां पर जो भीतर भ्रूण है उसका धीमे धीमे जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसके नाखून, उसके बाल, उसके रीढ़, उसकी मांसपेशियां आकार लेने लग जाते हैं, उसके कान तैयार होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि वह हमें सुन सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वह डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो वहां पर जब हम ध्यान करते हैं या कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर, उसकी ऊर्जा पर मिलने लग जाता है। जब आप कोई ऐसा सूदिंग म्यूजिक सुने जिससे आपका मन शांत होने लग जाए तो यकीन मानिएगा कि वो भी शांत होने लग गया है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी सूदिंग म्यूजिक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रायोरिटी पर रखें कि आप उसको सुने। आप किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो आपको शांति देता हो। आप ओमकार गुंजन कर सकते हैं। आप जो किसी अन्य जिस भी मंत्र को मानते हैं, जिस ऊर्जा को मानते हैं, उससे कोई जुड़ी हुई चीज का आप मनन कर सकते हैं, आप उसको चैंट कर सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर की हम जब बात करें तो वहां उथल पुथल शुरू हो जाती है। जो बच्चा है वो भीतर घूमने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जो मां है उसको कुछ बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि चीजें बदल रही होती हैं, परिवर्तित हो रही होती हैं। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। लेकिन अगर उस परिवर्तन को सही दिशा मिल जाए और मन में इस बात का विश्वास आ जाए कि ये परिवर्तन जो है ये सब कुछ सकारात्मक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। कभी सीने में जलन की स्थिति बनने लग जाती है, कभी कुछ अलग चीजें होने लग जाती हैं। आपके जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो गुरु हैं, वो सब कुछ आपको भली भांति बता सकते हैं, उनसे अच्छा मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वो सारी स्थितियों को हमारा जो मन है वो मैनेज कर सकता है, अगर मन को हम संभाल सकते हैं। यहां मन को संभालने की जिम्मेदारी लेता है ध्यान। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, जो बेचैनी है, जो हलचल है, मन उसे शांति देने लग जाता है। जैसे आप ध्यान करते हैं, वह जो हलचल है वह अपने आप ही शांत होने लग जाएगी। जो बेचैनी थी वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। आप हंसने लग जाएंगे, आप जुड़ने लग जाएंगे, आपका जो एहसास है वो बढ़ने लग जाएगा। जब थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं, जहां मन तैयार होने लग जाता है कि अब वो समय आने वाला है, हम सब कुछ सकारात्मक सोचना चाहते हैं, सब कुछ परिणाम को अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उस परिणाम को अच्छा बनाने का जो एक मन पर दबाव है वो तनाव में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो तनाव है ये हमें हमारी जो अच्छी स्थितियां हैं उनको बदलने लग जाता है।
जहां पैरों पर सूजन आने लग जाती है, जहां पर चीजें थोड़ी सी हड़बड़ाहट में बिगड़ने सी लग जाती हैं, जहां ज्यादा ख्याल रखने की जो बहुत ज्यादा इच्छा है वो हमारे मन को दबाने लग जाती है, हम घबराने लग जाते हैं। इस परिस्थिति से होता है, नहीं टाला जा सकता, चीजें हैं। लेकिन यहां पर ध्यान आपको आपका हाथ थाम करके, आपको आलिंगन करके कहता है कि वो साथ है और सब कुछ अच्छा होगा। वो आपको एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपके पास पहुंचा रहा होता है कि ठीक है, यही तो क्षण था जिसके लिए हमें तैयार होना था और वो आ गया है, आने वाला है और उसके लिए हम तैयार हैं। वो शक्ति को आपके भीतर परिलक्षित करता है, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। एक ऐसा ध्यान, एक ऐसा हार्मोन आपके अंदर चेंज करता है जिससे दर्द को सहने की शक्ति बढ़ने लग जाती है। यहां पर बहुत ही अच्छा देखा गया है कि प्रभु पर या जिस भी हम शक्ति की बात करते हैं उस पर अगर हमारा विश्वास है तो समस्याएं तो आती हैं, पीड़ा तो होती है, लेकिन भीतर एक शक्ति भी जागृत होती है कि इसका सामना किया जा सकता है, इस पीड़ा से जीता जा सकता है, इस संकट से उबरा जा सकता है, इस सारी मुसीबत को हराया जा सकता है। और इस दृढ़ता को आपके भीतर जन्म देता है यह ध्यान। और ये सारी दृढ़ता जो ध्यान आपको दे रहा है, वही सारी स्थितियां, वही सारी शक्तियां, वही सारी ऊर्जा उस शिशु को भी यह ध्यान प्रदान कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके तीनों ही ट्राइमास्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं जीवन की, आपके आने वाले जो शिशु है उसके जीवन की, क्योंकि प्राथमिक सीढ़ियां हैं, उसमें यह ध्यान जो है अपनी बहुत ही महती भूमिका अदा करता है। कुछ इस प्रकार जब आप ध्यान करते हुए फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो धीमे धीमे आप पाते हैं कि सारी स्थितियां सम होने लग गई हैं, आपके हक में होने लग गई हैं, आपके साथ होने लग गई हैं। जहां पहले कुछ चीजें सूट नहीं कर रही थी, चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी, मन अशांत हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि निर्णय क्या ले लिया और क्या हो रहा है, वो सारी चीजें साध्य हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, आपके साथ हो जाती हैं। और वो ध्यान आपके साथ जब होता है तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होने लग जाता है कि जैसे पहले एक कमरा पूरा बिखरा हुआ था, सारा सामान यहां वहां पड़ा हुआ था, और ध्यान अपने आप ही उस बिखरे हुए कमरे को, जो कि आपका मन है, उसको जमा देता है, वापस से पूरा सेट कर देता है, सुगंधित कर देता है, वातावरण बहुत ही आनंदमय और सकारात्मक कर देता है, जहां स्थितियां अपने आप ही बहुत ही सुंदर हो जाती हैं। वो कमरा, वो मन ध्यान करने का कक्ष बन जाता है, जहां झिलमिलाते हुए कुछ दीपक जल रहे होते हैं, बहुत अच्छी आनंदमय सुगंध आ रही होती है, और उस सारे वातावरण में भीतर का मन बहुत गहराई तक, चाहे वह चेतन हो, चाहे अचेतन हो, चाहे अवचेतन हो, हर स्थिति में, हर स्तर पर शांति, संतुलन और आनंद समा जाता है। ये सारी ही स्थितियां उस शिशु तक पहुंच जाती हैं, जहां उसे ये संदेश भी मिलता है कि मेरी जो मां है वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है। परिस्थितियां परिवर्तित भी होती हैं, चीजें बदलती भी हैं, तो भी वह अडिग रहती है, दृढ़ रहती है। ये सारे ही संदेश आप उस तक पहुंचाते हैं, आपसे संबंधित। वो समझ जाता है कि मां नहीं हारती है, और जब मां नहीं हारती है तो मैं भी नहीं हारूंगा। ये सारी ही बातें आप उस तक पहुंचा रहे होते हैं। उसका हाथ आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन वो मर्म, वो स्पर्श आपके रोम रोम में होता है, आपके हर रोम को वो आलिंगन कर रहा होता है, जहां से आप उस तक ये ऊर्जा, ये संदेश पहुंचा रहे होते हैं कि मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये सारे ही संदेश, ये सारी ही प्रबलता, ये सारा ही मार्ग ध्यान आपको प्रशस्त करता है, आगे बढ़ाता है। तो उसी श्रद्धा से जब आप इस ध्यान में बनते हैं, आप इस ध्यान को आगे बढ़ाते हैं, या मैं यूं कहूं कि ये ध्यान आपको आगे बढ़ाता है, यही कहना सही होगा, तो आप देखेंगे सारी ही स्थितियां अपने आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही सकारात्मक हो जाएंगी। सारा रूट जो है स्मूथ हो जाएगा। आपके अंदर जो घबराहट, जो बेचैनी, जो परिवर्तन आ रहे थे, ये सब कुछ अपने आप मैनेज होने लग जाएंगे। एक जादू की शुरुआत हो जाएगी। वो भीतर रह रहा बच्चा समझ जाएगा
कि मुझे दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माँ मिली है, जो मेरे आने से पहले ही मेरी दुनिया की एक बहुत ही सुंदर तैयारी कर रही है, उस दुनिया को बहुत सुंदर बना रही है, क्योंकि अभी वो आपके दृष्टिकोण से, आपके विजन से, आपकी शक्ति से, आपके नजरिए से, आपकी ऊर्जा से दुनिया को देखेगा। जब आपका नजरिया सही होगा तो उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसकी ऊर्जा अपने आप ही सही हो जाएगी, और ये सब कुछ ध्यान आपको प्रदान करेगा। अपनी श्वास पर विश्वास रखिए, अपने धैर्य पर विश्वास रखिए, अपनी ऊर्जा, अपने आनंद पर विश्वास रखिए, और इस ध्यान से जुड़ते जाइए। आप पाएंगे कि अपने आप ही चीजें सुखद होती चली जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। इस ध्यान को वापस मैं कहना चाहूंगा कि आप बिना किसी सीमा के करें, बिना किसी बंधन के करें। ये ध्यान में कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ भी जुड़ाव नहीं है कि ध्यान तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। ध्यान सभी के लिए है, जहां है वहां के लिए है। बस अपने आप को साधना है। आप देखेंगे अपने आप ही कलियां जो हैं वो फूलों में परिवर्तित होने लग जाएंगी। वह अपनी सुगंध को, सकारात्मकता को, ऊर्जा को, आनंद को सारे वातावरण में फैलाने लग जाएंगी। मन सुगंधित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा और फलित हो जाएगा। ये सब कुछ ध्यान आपको प्रदान करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत अलग अलग रास्ते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। जो भी रास्ता आपके मन को स्पर्श कर जाए, आप उस रास्ते को चुनें और उस रास्ते के जरिए आप ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले आप जहां ध्यान कर रहे हैं, यहां वहां देख लें कि वहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आपको ना हो, जहां आप शांति से बैठ सकें। समय सीमा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर आप अपने साथ बने रह सकते हैं और उस अवस्था में जितनी देर आप आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, उतने समय के लिए वहां आप जुड़ सकते हैं। बैठने की स्थिति जैसे में आप कंफर्टेबल हैं, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठ सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं। जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हैं, उस स्थिति में रहते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। जिस भी ऊर्जा को आप मानते हैं, उस ऊर्जा के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई मंत्र आपको आता है, आप उस मंत्र का मनन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास है, वो है आपकी सांस। आप अपनी सांस के साथ जुड़ सकते हैं। जब भी हम घबराते हैं, हमारी सांस तेज हो जाती है। जब भी हम शांत होते हैं, हमारी सांस जो है वो शांत हो जाती है। तो हमें इस सांस की जो आयाम है, इसको समझना होगा, इसके अंदर के साहित्य को समझना होगा कि इसमें कितनी क्षमता छुपी हुई है। यहां से हमको मालूम चलता है कि सांस जो है वो हमें किस प्रकार ध्यान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, कैसे हमको आगे ले जाती है। तो जब भी आप ध्यान करने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में बेस्ट जो रास्ता है, सबसे उत्तम मार्ग जो है वो है आपकी श्वास, जैसे हम सांस भी कहते हैं। तो उस श्वास के साथ आप जुड़कर आप केवल आराम से, धैर्य से आंखें बंद करें और अपनी श्वास को अपने भीतर जाता हुआ और भीतर से बाहर आता हुआ महसूस करें। धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपकी तेज चलती हुई श्वास सबसे पहले सामान्य होगी और उसके बाद में वह छोटी होती चली जाएगी। श्वास के छोटे होने से मतलब है मन का शांत होते चले जाना। हमारी श्वास सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे सारे क्रियाकलाप जो है वो रुके हुए होते हैं और मन शांतमय अवस्था में होता है। ठीक वैसी ही एक स्थिति जहां जागते हुए उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जहां ऊर्जा को दूसरी जगह जाने से रोका जा सकता है और उस ऊर्जा को बचाकर खुद से जुड़ा जा सकता है। ठीक वैसे ही यह श्वास आपको उस अवस्था में लेकर चली जाएगी जहां पर आप सारी एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी स्थिति से अवगत हैं, जिस टॉपिक से हम जुड़े हुए हैं, कि आप एक ऐसी स्थिति में, हो सकता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, या आप अंतिम उस स्थिति में, उस सीढ़ी पर आ रहे हो जहां से अब एक नए जीवन का सृजन होना बस आने ही वाला है। तो ऐसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप ध्यान के साथ बनकर और उस स्थिति को बहुत ही सामान्य कर सकते हैं, बहुत ही आनंदमय कर सकते हैं। सारी घबराहट, सारी चिंता, सारा तनाव दूर हो जाएगा। वह श्वास आपको भीतर से पुलकित करेगी, आनंदित करेगी, ऊर्जावान करेगी, स्वस्थमय बनाएगी। यह ऊर्जा आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएगी। अब बात कर रहे हैं कि शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमने
महाभारत पढ़ी है या देखी है या सुनी है, उसमें अभिमन्यु का हम देखते हैं, जब भी उसमें किरदार अभिमन्यु का आया है तो वहां बताया गया है कि जो चक्रव्यूह भेदना उन्होंने सीखा था तब वह गर्भ में थे। चलिए, अगर मान ले कि यह कोई मैथोलॉजी है, वैसे तो मैं इसको ट्रूथोलॉजी बोलता हूँ, मैथोलॉजी नहीं होती है ये, लेकिन जो भी आप इसे मान रहे हैं, कहानी भी मानते हैं, तो चलिए इससे परे आ जाते हैं, हम दूसरी बातों को रखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जन्म के बाद ही बहुत ही शांत, ठीक है, बहुत ही आनंदमय, एक अलग ही ऑरा उनका दिखाई दे रहा होता है। उसका कारण होता है उनकी जो माँ की मानसिक स्थिति रही उनको जन्म देने से पहले, वो बहुत बड़ा कारण होती है, जिसकी वजह से, जिसका सीधा प्रभाव उस शिशु पर देखा जाता है। कहते हैं जब 1.5 माह का गर्भ होता है तो उस समय पर जो बच्चे की धड़कन है वो आना शुरू हो जाती है। तो वो 1.5 माह के बाद की जो स्थिति है, सोचिए, जहां एक जीवन शुरू हो चुका है, उस अवस्था में जब आप उससे जुड़ना शुरू करते हैं, उससे संवाद करना शुरू करते हैं, उसको अपनी तरंगे भेजना शुरू करते हैं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उसके विकास पर प्राप्त होता है, उसके भविष्य को तय करता है। हमारी नाभि में बहुत ही शक्तियां छुपी हुई हैं, ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ और गुरु बताते हैं। उस नाभि को अगर आप ध्यान में उपयोग करें तो और भी ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है। अपनी नाभि पर अपनी हथेलियों का स्पर्श कराकर आप महसूस करें जैसे आप अपने भीतर पल रहे उस जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, और उसके बाद में मन ही मन उसकी सुंदरता को, उसकी शक्ति को, उसकी शांति को, उसके आनंद को महसूस करना शुरू करें और उस पर ध्यान लगाना शुरू करें। आप अपनी वैचारिक शक्ति को वहां उपयोग करें कि आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं, आप उसके साथ में अपना क्या जुड़ाव चाहते हैं, आप उसको भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं, आप उसे बलिष्ठ देखना चाहते हैं, शांत देखना चाहते हैं, ऊर्जावान देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। उन विचारों को आत्मसात करते हुए, उस सुंदरता को आत्मसात करते हुए आप उस अवस्था से जुड़े जहां आपको पहले श्वास लेकर गई थी, श्वास से उसका स्वरूप बनना शुरू हुआ, उस स्वरूप से आप जुड़ना शुरू हुए, उसके भविष्य को आपने देखना शुरू किया। ये सारी स्थितियां जब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे ध्यान के आप चरण में जाते जाएंगे, आपको बहुत सारे मार्ग बिल्कुल सीधे साफ दिखाई देने लग जाएंगे। हाँ, शुरू में हो सकता है कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पहले ही दिन आप ध्यान में बैठे और आपका ध्यान लग जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगले दिन से ध्यान ना करें। आपको समय देना होगा, और इसकी कोई भी समय सीमा निश्चित मत करिएगा। ये बात को ध्यान से आप जान लें। आपको अपने आप को बांधना नहीं है। आपको खुद से बिल्कुल भी ये नहीं कहना है कि 15 मिनट या 1 घंटे में बैठूंगी तभी ध्यान होगा, उसके अलावा ध्यान नहीं होगा। नहीं, वैसे भी ध्यान होगा। आप समय सीमा को त्याग दें। आप ये सोचें कि मन आपका जब तक आनंद में रहेगा, जब तक आप उस स्थिति से जुड़े रहेंगे, आप ध्यान में बैठे रहेंगे। यकीन मानिए, अपने आप ही वह समय बढ़ता चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप कितने समय ध्यान में बैठे रहे थे, और वह ऊर्जा बढ़ी हुई आपको स्वतः ही प्रतीत हो जाएगी, जो कि आपकी आंखों से, आपके चेहरे के तेज से, आपके शब्दों से और आपके धैर्य से रिफ्लेक्ट होगी, प्रकट होगी। कुछ इसी प्रकार जब आप धीमे धीमे उस स्टेज से बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, ध्यान में बने रहेंगे, तो वह सारी अवस्थाएं आपको अपने भीतर बढ़ रहे शिशु में महसूस होगी। वह बच्चा उस ध्यान के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आपसे संवाद स्थापित कर रहा होगा। वह उस शांति को, उस आनंद को, उस शक्ति को जी रहा होगा। कहीं ना कहीं जिस स्ट्रगल का सामना आप कर रहे हैं, वो भी उस स्ट्रगल का सामना कर रहा है, और बाहर आने के बाद भी उसको समाज में और आगे अपने भविष्य में कई ऐसे स्ट्रगल का सामना करने होंगे, जिसकी तैयारी आपसे ही शुरू होती है। और वो सारा जो उसके भीतर ये शक्ति, ये सामर्थ्य पहुंचाना है, वो केवल और केवल आप कर सकती हैं। इस बात को विश्वास रखते हुए आपको ध्यान करना होगा। कभी कभी ध्यान में ऐसा होगा कि आपको कई विचार जो हैं वो परेशान करने लग जाएंगे। होता है अक्सर। हम जब भी खुद के समीप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां हम खुद से भागने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में सबसे अच्छी बात है स्वीकारोक्ति। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप उन अवस्थाओं को एक्सेप्ट करें, भागना नहीं है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है, जो आने वाला है उसका कोई जानता नहीं। वर्तमान को जीना हमारा ध्येय है, और यही हमको ध्यान सिखा रहा है। जो विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही कि मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हुए हैं और नदी के जल का प्रवाह आप देख रहे हैं।
उस जल में बहता हुआ बहुत सारे कुछ पत्ते आ रहे हैं, कुछ फूल आ रहे हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के तत्व आ रहे हैं, लेकिन आप केवल देख रहे हैं। वो प्रवाह के साथ आएंगे और आगे चले जाएंगे, लेकिन आप उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। केवल आप एक दर्शक की भांति, दृष्टा की तरह उसे दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक वैसे ही वो नदी का जो प्रवाह है वो आपके विचारों का भी होगा। आपको किसी भी विचार से, चाहे अच्छा हो चाहे कैसा भी हो, जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी। वह आएगा और चला जाएगा। जब यह प्रक्रिया धीमे धीमे आगे बढ़ेगी तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपके जो मस्तिष्क को यह संदेश मिल जाएगा कि आप किसी भी विचार से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपकी इच्छा नहीं है। तो धीमे से आपके विचार जो है वो न्यून होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में वही विचार आपका साथ ध्यान में देने लग जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि आंख बंद करके बैठिए, ध्यान करना शुरू करना है, तो वो आंखें बंद करके भुआओं को सिकोड़ लेते हैं, चेहरे पर स्ट्रेस ले आते हैं। ये गलत है। आंखों को कोमलता से बंद करिए, जैसे आप पता नहीं कितनी आनंदमय नींद में जाने वाले हैं, और इसके बाद में आपको बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है। उस प्रकार अपनी आंखों को बंद करें, अपने चेहरे को शांत रखें और अपने आप से कहें सब कुछ ठीक है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसको धारण करते हुए आप आगे बढ़ें और बिल्कुल शांतमय तरीके से बैठ जाएं। कोशिश यही करें कि आसपास कोई आवाज ना हो, लेकिन अगर बीच प्रोसेस में जब ध्यान आप कर रहे हैं कोई आवाज आ भी जाती है तो एकदम से उससे आप डिस्टर्ब ना हो, एकदम से उठे ना, एकदम से भागे ना। ठीक है, हो जाएगा, कभी कभी हो जाती हैं चीजें, हवा आ गई, खिड़की एकदम से पटका गई, दरवाजा खुल गया, किसी ने आकर आवाज दे दी, लेकिन शांत रहिएगा। इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि ऐसा हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, 10% 20% ये स्थितियां बन जाती हैं। भले आप सबको बताकर आ जाए, लेकिन चीजें हो जाती हैं। मोबाइल कई बार साइलेंट करना भूल जाते हैं, रिंग एकदम से हो जाता है। शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि एक बार आप ध्यान आपका टूट गया तो दोबारा नहीं लग पाएगा, दोबारा लगेगा, वहीं से लगेगा और भी अच्छा लगेगा। ये प्रक्रिया ऐसी है। आप बस इतना आपको सोचना है कि आप ध्यान को नहीं छोड़ेंगे, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ध्यान जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा। हमेशा मैं जब भी काउंसलिंग करता हूं, लोगों को समझाता हूं, बताता हूं, बहुत ही एक सरल सा एक उदाहरण मैं सभी को देता हूं और उससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वही आज आप सभी के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ध्यान के लिए काम करिए। एक कुछ इस प्रकार एक ग्लास में पानी लीजिए, ये तो खाली हो चुका है खैर, तो पानी ले आप, ठीक है। कोशिश करिए कि अगर आप कांच का आपका पात्र हो, ठीक है, ग्लास हो तो बहुत बढ़िया बात है, तो जिसमें आप पानी को देख सकें, और उसके बाद में आंखें बंद करके उस पानी को महसूस करिए। महसूस करने के बाद उसकी ऊर्जा को, उसके टेम्परेचर को महसूस करिए और फिर उसका एक सिप लीजिए। आपकी आंखें बंद हैं और उस सिप को लेने के बाद उस पानी को जो आपने लिया है उसका अमाउंट, उसको अपने मुंह के अंदर महसूस करिए, अपनी जीभ के साथ रोल करिए, उसमें अपनी सलाइवा को मिक्स करिए और फिर जो अमाउंट आपने लिया था उसको 3 पार्ट में तोड़ते हुए धीरे धीरे घूंट घूंट करके भीतर लेकर जाइए और महसूस करिए उसकी उस ऊर्जा को, उसके उस तापमान को कि आप कहां तक महसूस कर पा रहे हैं, गले तक, हृदय तक या नाभि तक। फिर अगला घूंट लीजिए और इस तरीके से उस पूरे ग्लास को अगले कुछ 5 से 10 मिनट में ठीक इसी प्रकार पूरा खत्म करिए। 5 से 10 मिनट में। जिस ग्लास को पीने में कुछ सेकंड लगते हैं, मैं आपका समय थोड़ा सा बढ़ा चुका हूं, शायद मैंने उस समय को 50 गुना ज्यादा कर दिया है। लेकिन अगर आप उसको 50 गुना तक ना भी ले जाएं और अगर आप उसे 10 गुना तक भी ले जाएं कि जिस पानी को आप महज कुछ सेकंड में खत्म कर दिया करते थे, बात करते हुए, सुनते हुए, यहाँ वहां देखते हुए, चलते हुए, उठते हुए, ऐसा ना करके एक जगह शांति से बैठकर आप उसे 15 मिनट 10 मिनट ना पीकर 1 मिनट ही पीजिए। ये जो प्रक्रिया है ये बेसिक ध्यान है और केवल यह 1 गिलास पानी ही आपको वो शांति दे देगा जो कभी कभी शायद हमको 2 घंटे या 3 घंटे की नींद देती है। सिर्फ ये 1 गिलास पानी जिसको घूंट घूंट करके पीने में 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे, जितना समय आप उसके साथ रह सकते हैं। धीमे से आप पाएंगे कि आपको अपने भीतर वो ऊर्जा हर सेल में महसूस हो रही होगी, वो सारी एनर्जी को आप अपने भीतर पा रहे होंगे। बस यही ध्यान है, यही अटैचमेंट, यही जुड़ाव, यही प्रक्रिया ध्यान है।
सोचिए अगर वो 1 गिलास पानी में हो सकती है, तो जो प्रक्रिया श्वास के साथ आपको बताई गई थी, या जो आपके भीतर शिशु है उसके साथ जो आपको संवाद करना है, उसके कहीं ना कहीं उसकी चीजों को निर्मित करना है, उसके बारे में सोचना है, बहुत अच्छी चीजों को। स्वार्थी मत होइएगा, मेरी बात को दूसरी तरफ बिल्कुल भी मत ले जाइएगा कि वही वाली बात आ जाए कि आप अपने मन से सोचने लग जाए कि हाँ मुझे तो उसको सचिन तेंदुलकर बनवा देना है ना। वो एक फिल्म में भी बताया गया था। ऐसा पहले से कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सोचना है उसके मस्तिष्क की शक्ति के बारे में, उसके मन की कोमलता के बारे में, उसके मर्म के बारे में, उसके हृदय की करुणा और आनंद के बारे में। बाकी वो जो बनना चाहे वो बन ही जाएगा। सफल होने के लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड जो है वो ऐसी कोई परिभाषा नहीं देती है कि केवल इसी फील्ड का बंदा सफल है। हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने जो भी बेस्ट करता है वो उसमें सफल हो जाता है, बस उसके साथ में उसके पास में धैर्य, शांति और संतुलन होना चाहिए। तो इसलिए ये डिसाइड आपको नहीं करना है, बस उस ध्यान की स्थिति में उससे जुड़ना है, उसको अच्छी अच्छी ऊर्जा आपको भेजनी है, कुछ अच्छे अच्छे संदेश उस तक पहुंचाने हैं, उसको सकारात्मकता देनी है, जितनी हो सकती है उतनी आनंदमय ऊर्जा उस तक पहुंचानी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसा अटैचमेंट उससे बनेगा जो किसी ग्रंथ में अभी तक लिखा नहीं गया है, जो कोई साइंस आपको नहीं बता सकती है, जो कोई आध्यात्मिक गुरु वो संदेश आपको नहीं दे सकता है। वो संवाद आपका और आपके शिशु के मध्य होगा, और जितना आपका उससे जुड़ाव होगा, जितना विश्वास होगा, जितनी श्रद्धा होगी इस प्रक्रिया के लिए, परिणाम उतना ही प्रबल, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अद्भुत होगा। इस बात का आप यकीन माने। ध्यान करते हुए कई बार शिकायत आती है कि एक जैसे बैठ नहीं पा रहे हैं या समस्या होने लग जाती है। होता है ये भी समय के साथ में दूर हो जाएगी आपको। जब आप धीमे धीमे इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो ये समस्या आपको नहीं होगी। और मैंने तो आपको बता ही दिया है कि आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को भी अपने मन में मत उठने दीजिएगा कि कैसे करें, हमसे बनता नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है। आप लेट कर सकते हैं, या आप एक ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं, कुछ सेमी कंडीशन जहां ना तो आप पूरे लेटे हुए हैं ना बैठे हुए हैं, लेकिन रेस्ट बहुत अच्छा आपको मिल रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कई बार एक प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में तो नींद लग जाएगी, तो लग जाने दीजिए, गलत थोड़ी ना होगा। वो नींद जो है वो ध्यानात्मक नींद में परिवर्तित हो जाएगी। इतनी शांति से नींद आएगी जो कि आती नहीं है। ऐसी नींद को लाने के लिए लोग पता नहीं कितने प्रयास करते हैं, किस किस से मिलने जाते हैं, क्या क्या दवाइयां खा लेते हैं। वो नींद आपको सहज मिल जाएगी। तो अगर ऐसी नींद आ रही है तो उसका खुली बाहों से स्वागत करें। वो नींद बहुत सारी सकारात्मकता आपको देने वाली है, क्योंकि वो सामान्य नींद नहीं है, वो ध्यानात्मक नींद में आप जाने वाले हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को भी त्याग दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान को कर सकते हैं। अब वह जो गर्भस्थ शिशु है, जब आप इस ध्यान की प्रक्रिया को, जब इस संवाद को, जब इस सकारात्मकता को, जब इस आनंद को, जब इस ऊर्जा को उससे जोड़ेंगे, उस तक पहुंचाएंगे, तो उसमें वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। उसका मन शांतमय अवस्था में जाने लग जाएगा। वो पूर्णतः आनंद को महसूस करने लग जाएगा। वो स्थिति प्रबल होने लग जाएंगी कि जहां से उसको मालूम होगा कि संघर्ष जीवन है, ठीक है, लेकिन हारना नहीं है, आगे बढ़ना है और जीता जा सकता है, परिणाम बदले जा सकते हैं। डर आता है, जीवन है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वो डर हारने के लिए या ना लड़ने देने के लिए बाधित नहीं कर सकता। उससे लड़कर बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। ये सारे संदेश उस ध्यान के माध्यम से उस प्यारे से शिशु तक पहुंच रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा। और ऐसी ही स्थितियां कि एक सबसे बड़ी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे कुछ कह सकारात्मक रहा है, लेकिन मन शांत नहीं था, तो आप उस सकारात्मकता को हासिल ही नहीं कर पाए, उसे साध ही नहीं पाए आप। और अगर आपका मन शांत है तो आप एक नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मकता ढूंढ लाएंगे। तो उस शांति की ताकत को समझिए, उस शांति की ताकत को उस शिशु तक पहुंचाना है। जब वह शिशु उस शांतमय अवस्था में होगा तो जो ध्यान आप उसका अपने भीतर रख रही हैं, वही ध्यान भीतर से वो आपका रखना शुरू कर देगा। कहते हैं ना कि अगर हम खुद का ध्यान सबसे अच्छा रख सकते हैं, खुद से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, तो हम इस प्रकृति से जुड़ सकते हैं, इस प्रकृति से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं।
कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ये भीतर है वैसा ही ये ब्रह्मांड है, सारे शरीर में भीतर समाया हुआ है। तो उसी ब्रह्मांड के भीतर आया हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण तारा, ग्रह, जो भी आप उसे लेना चाहें, अगर आप अपने आप से उतने अच्छे से जुड़ पाएंगे, अनकंडीशनली जुड़ पाएंगे, तो आप उससे जुड़ पाएंगे, और जब आप उससे जुड़ पाएंगे तो वो स्वयं से जुड़ रहा होगा। और ऐसी अवस्था में आप जितना ध्यान उसका रखेंगे उससे ज्यादा ध्यान वो आपका रखेगा, क्योंकि जितना वो कम परेशान होगा उतना आप कम परेशान होंगे, या इसको वाइस वर्सा आप रिवर्स कर सकते हैं। तो यही सारी स्थितियां जो हैं, जो संतुलन बन रहा है, जो स्थितियां सामंजस्य उत्पन्न कर रही हैं, ये ध्यान बहुत ही आसानी से करवाने लग जाएगा। वह पूर्णतः मनोरूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार हो चुका होगा साथ देने के लिए। जो कॉम्प्लिकेशंस बीच बीच में आते हैं, कभी कभी स्थितियां बदलती हैं, वो बेहतर जो आपकी मेडिकल टीम है वो आपको बता सकती है। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस में वो सामना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक बल है, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। और वो मेंटल स्ट्रेंथ ये ध्यान आपको देता है। और एक अंदर जो वह जीव है, जीवन है, जो ऊर्जा है, जब उस तक भी वह ऊर्जा पहुंचती है तो वो भी अपना सपोर्ट दे रहा होता है। वो भीतर से आपको एक थपकी देकर बोलता है कि मैं साथ हूं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और ये सारा जो संवाद है ये ध्यान उत्पन्न कराएगा। बस आपको उससे विश्वास से जुड़ना होगा, आपको वो श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मैं दो शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, पहला शब्द विश्वास है, दूसरा शब्द जो है वो श्रद्धा है। विश्वास पहली सीढ़ी होता है जो परिस्थितियों के साथ में कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन श्रद्धा एक बार अगर आपके मन के भीतर आ जाए तो उसके बाद वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है, और वो कभी टूटती नहीं है, वो अटूट होती है। और श्रद्धा की स्थिति सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही आपको दे सकता है। जब आप इस अवस्था से जुड़ेंगे तो ध्यान की जो परिपक्व अवस्था जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, वो ब्लिस, वो आनंद, वो ऊर्जा, वो धैर्य, वो शक्ति आप महसूस करने लग जाएंगे, जो आप देखेंगे कि वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी अपने शिशु में। और जब वो समय पूर्ण करने के बाद में आपके साथ होगा, जब वो वापस आप दोनों साथ में होंगे, जब वो इस दुनिया में आएगा, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको उसकी बंद आंखों से सोते हुए भी महसूस होंगी। संवाद तब भी चल रहा होगा, क्योंकि कहा गया है माँ और शिशु के मध्य जब भी संवाद स्थापित होता है तो उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को सही दिशा होना बहुत जरूरी है, सही दिशा में होना बहुत जरूरी है, वो जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। ये जुड़ाव अभी से शुरू हो गया है जिस स्थिति में आप हैं, और इस जुड़ाव को प्रबलता प्रदान कर रहा है आपका यह प्रक्रिया जिसे हम कह रहे हैं ध्यान, और जिससे आप दोनों के बीच का जो संबंध है वो घनिष्ठ से घनिष्ठतम होते चला जाएगा, बेहतर से बेहतरीन होते चला जाएगा। और इस स्थिति में आप पाएंगे जो भी आप जीवन में सोच रहे थे, जो होना चाहिए था, जिस डिफिकल्टी को आप समझ रहे थे, वो बहुत ही सहज हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो परिणाम है वो बहुत ही आनंदमय और अद्भुत होगा, अप्रतिम होगा। और इस स्थिति को आप पूर्ण हृदय से स्वीकार करें कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि आपके विचारों की जो शक्ति है, आपके विचारों की जो सुंदरता है, वो सर्वस्व रूप लेकर उस शिशु में रिफ्लेक्ट होने वाली है, उससे ही वह प्रतिबिंबित होने वाली है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय में इस जुड़ाव को कैसे अच्छे से बहुत अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं। और इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपके साथी हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें आपका साथ देने की, क्योंकि ये ऊर्जा, ये तरंगे किसी भी प्रकार की बंधन में नहीं होती हैं। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप दोनों साथ में, आप और आपका साथी अगर साथ में ध्यान करेंगे तो उसका प्रभाव और भी अच्छा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब वह सहयोग, जब वह सपोर्ट आपको मिलेगा तो आप मानसिक रूप से और भी ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप साथ में ध्यान करिए। वहां पर फिर आप 3 लोग एक साथ ध्यान कर रहे होंगे, 2 एक दूसरे के बगल में है और एक सबसे, इस दुनिया की सबसे सुंदर जगह पर बैठकर ध्यान कर रहा है, जैसे शायद हम कह सकते हैं कि वही स्वर्ग है। और उस स्थिति में उस स्वर्ग की सुंदरता प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है।
इस बात को आपको समझना होगा और उस संतुलन को, उस आनंद को अपने भीतर उतारे रखना होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सभी बहुत ही खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राहुल शर्मा सर ने आपको ध्यान के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बताई। आप जो भी उसमें से अच्छी चीज़ें हैं सारी अपने जीवन में उतारिए और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हम इन सब चीज़ों को, हम जानते हुए भी नहीं ध्यान दे पाते इन चीज़ों पे, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इन सब चीज़ों के लिए। एक महिला का जीवन में प्रेग्नेंट होना यानी कि गर्भवती होना, ये बहुत बड़ा मुख्य और सुखद अनुभव होता है, जो उस महिला के लिए तो होता ही है, साथ में परिवार वालों के लिए भी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। ये 9 महीने बार बार नहीं आते, इसे बहुत अच्छे से साथ में साझा करके चलना चाहिए। तो इसमें हम जितना गाइडेंस आपको दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट को, विशेषज्ञ को बुलाकर आपसे साझा करें। वो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें बताएं। तीसरी हमारी मैडम ही हैं जो हमारे यहाँ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और मैडम हमें सारी जांचों के बारे में बताएंगे, डॉक्टर स्मिता ढेंगले मैडम, कि किस किस महीने में कौन सी जांचें होनी चाहिए एक गर्भवती महिला की, और उन जांचों का क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या हमारे साथ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उन जांचों को करने से। तो मैडम हमें इस बारे में गाइड करेंगी। हर बार सभी लोगों का कहना, खासकर जो इन-लॉज होते हैं, जो घर में लोग होते हैं बड़े बूढ़े, उनका कहना होता है इतनी सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए, बच्चे पर असर पड़ता है। तो ये वो जरूर देखें और ये उस चीज़ से समझें कि अगर हम नहीं कराएंगे सोनोग्राफी तो क्या असर हमारे बच्चे के ऊपर हो सकता है, और क्या चीज़ हम स्किप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए। तो ये वो जरूर देखें, और गर्भवती महिलाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि उन लोगों को भी साथ में रखें और ये चीज़ें बताएं। स्मिता मैडम, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हमें जब गर्भवती रहती है, गर्भस्थ शिशु की क्या क्या जांचें किस किस समय पर होना चाहिए उस बारे में बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। तो मैडम को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। नमस्कार। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे कि गर्भस्थ शिशु के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती है। तो पूरे 9 महीने के अलग अलग समय होते हैं जब डॉक्टर के पास विजिट करनी होती है। इनमें कुछ जांचें होती हैं जो माँ की स्थिति जानने के लिए होती है, और कुछ जांचें होती हैं जो बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो अब हम बात करें कि बच्चे के लिए हम कौन कौन सी जांचें करते हैं। यदि मैं इसको बांट दूं कि किस तरह की जांचें होती हैं, तो एक हम सोनोग्राफी देखते हैं और कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट होती हैं जिनसे हम बेबी का आकलन करते हैं। अब जैसे ही आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके हफ्ते भर या 2 हफ्ते के अंदर में हम एक सोनोग्राफी कराते हैं जिसे अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहते हैं। इस अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन का उद्देश्य होता है कि हम जानें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है, यानी आपके शरीर में प्रेगनेंसी ठहरी है, तो वो कहाँ ठहरी है। क्योंकि नॉर्मल जगह जो प्रेगनेंसी की होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, पर कभी कभी रेयर केसेस में यह प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर यानी ट्यूब्स में भी ठहर सकती है। तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और प्रेगनेंसी ठहरी है, तो ये सही जगह पर यूट्रस में ही है। और जब हम 15 दिन तक में इसको देखते हैं, तब उसमें ये देखना होता है कि क्या बच्चे की ग्रोथ है समय के हिसाब से बराबर हुई है या नहीं, और बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं। यदि पहली सोनोग्राफी में हो कि हाँ बच्चा दिख तो रहा है यूट्रस के अंदर पर धड़कन नहीं आई, तो हम 10 दिन 15 दिन में एक बार रिपीट करके देखते हैं स्कैन कि बच्चे की धड़कन आ चुकी है। इसका मतलब यह होता है कि हाँ प्रेगनेंसी अब बिल्कुल अच्छी है और ये सही तरह से आगे चलेगी। क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है, जिसे फिर हम मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में हमें इस चीज का आकलन पूरा हो जाता है। इस स्कैन के बेसिस पे फिर हम आगे एंटी स्कैन की तारीख देते हैं। एंटी स्कैन जो है वो 12 से 13 हफ्ते के बीच में किया जाता है और इसका समय बहुत पक्का होता है। एंटी स्कैन को इस समय जो हम कर रहे हैं 12 से 13 हफ्ते में, उस समय पर बच्चे की जो लेंथ होती है वो 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। और इस स्कैन में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बच्चे का शरीर जो अब तक बना है वो पूरी तरीके से सही बना है कि नहीं, क्योंकि कुछ 8-10 तरह की जन्मजात विकृतियां होती है जो हम इस स्कैन में पता कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क असेसमेंट, यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे को देखा जाता है
क्योंकि गुणसूत्र की प्रॉब्लम किसी भी प्रेग्नेंट महिला के बच्चे में हो सकती है। यह कहीं एक तरह से प्रकृति की मिस्टेक मान लीजिए। तो उसके लिए हर बच्चे को देखना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम देखते हैं कि नाक की हड्डी आई है या नहीं आई है, और दूसरा कि गर्दन के पीछे पानी की मात्रा कितनी होती है, तो यह एंटी स्कैन में देखा जाता है। साथ ही इस समय में काफी सारी चीजों में डिटेल में देखते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में आगे ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस कितना है, प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस कितना है। तो मेरी ये सलाह हमेशा रहती है कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला ने 12 से 13 हफ्ते वाला एंटी स्कैन मिस कभी नहीं करना है। इसकी तारीख आप स्वयं पूछकर और उस स्कैन को जरूर से करवाएं। फिर उसके बाद की सोनोग्राफी की तारीख आती है आपकी अनोमली स्कैन की, जिसको बहुत से लोग टारगेट स्कैन भी कहते हैं। टारगेट स्कैन के लिए हम समय देते हैं 18 से 20 हफ्ते का। अब इस समय तक बच्चे की ग्रोथ मैक्सिमम हो चुकी होती है, शरीर के अंग बन चुके होते हैं। तो इस स्कैन में फिर हम देखते हैं कि जो शरीर के अंग बने हैं वो सही तरीके से बने हैं या नहीं, और बच्चे की इस समय तक ग्रोथ कैसी चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, इसे भी आप अफोर्ड नहीं कर सकती मिस करने के लिए। तो एंटी स्कैन और उसके साथ उसके बाद वाला स्कैन अनोमली स्कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होते हैं। फिर 24 हफ्ते और उसके आगे से हम ग्रोथ स्कैन्स करते हैं। ग्रोथ स्कैन में हम देखते हैं कि बच्चे की बढ़त बराबर हो रही है कि नहीं, उसका वजन बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे के आसपास का पानी कैसा है, बच्चे के ब्लड फ्लोज यानी खून का दौरा कैसा है। कभी कभी प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, तो क्या प्लेसेंटा का स्टेटस कैसा है, वो बराबर ऊपर गया है या नहीं। ये सारी चीजों का ध्यान ग्रोथ स्कैन में रखा जाता है। और बच्चे की ग्रोथ में यदि कुछ दिक्कत होती है तो फिर उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको आगे पीछे का समय देकर और बच्चे की निगरानी करते हैं। पर बहुत बार सोचने में आता है कि क्या इतनी सारी सोनोग्राफी कराना जरूरी है। तो इस बात पे मैं फिर से स्ट्रेस दूंगी कि बच्चे की स्थिति अंदर जानने के लिए सोनोग्राफी से बेहतर कोई और चीज है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ धड़कन सुनना नहीं चाहते हैं बच्चे की, हम बच्चे के हालचाल अंदर क्या चल रहे हैं वो जानना चाहते हैं। और सोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स है, ये एक्सरे की वेव्स नहीं है। एक्सरे होती है जो थोड़ा नुकसान कर सकती है, पर साउंड वेव्स हैं ये बच्चे को नुकसान नहीं करती हैं। तो आपके डॉक्टर जब भी आपको तारीखें दे रहे हैं सोनोग्राफी के लिए, तो वो समय बंधा हुआ रहता है, उस हिसाब से बच्चे की निगरानी की जाती है। अब इसके बाद आते हैं हम कि ब्लड टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं बच्चे की स्थिति जानने के लिए। तो हम यदि देखें कि 12 से 13 हफ्ते वाला स्कैन जो था एंटी स्कैन, उस समय भी हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जो बच्चे के लिए होता है। जैसे मैंने बताया कि 12 से 13 हफ्ते के स्कैन पर हम एंटी स्कैन कर रहे हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की रिस्क असेसमेंट के लिए। उसी समय पर उसी स्कैन के दिन पर हम एक टेस्ट देते हैं जिसे कहा जाता है डबल मार्कर। डबल मार्कर टेस्ट जो होता है ये सादे पैथोलॉजी लैब में नहीं होता, ये जेनेटिक लैब में भिजवाया जाता है सैंपल। और डबल मार्कर टेस्ट में 2 हार्मोन्स देखे जाते हैं, बीटा HCG और पैपे। इन सैंपल के बेसिस पर हम सोनोग्राफी की रिपोर्ट और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट इनको मिलाकर बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का रिस्क असेसमेंट करते हैं। मेनली यदि बहुत सादे शब्दों में कहूँ तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है गुणसूत्र की, डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए यह जानी जाती है टेस्ट। पर इसके अलावा हम एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनकी भी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके साथ हम एक और टेस्ट दे सकते हैं जिसको कहते हैं PLGF। तो ये सारी टेस्ट से हम मिलाकर जब देखते हैं तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो चांस है, प्री एक्लेम्शिया स्थिति, उसका भी आकलन करते हैं। अब यदि समझो कि इस टेस्ट में कुछ रिस्क आती है या किसी ने ये टेस्ट मिस कर दिया है, तो फिर 16 हफ्ते के बाद से हम क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे डबल मार्कर में सिर्फ 2 हार्मोन्स देखे जाते हैं, क्वाड्रुपल मार्कर में 4 हार्मोन्स देखे जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्वाड्रुपल मार्कर है। अब डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ये टेस्ट होते हैं बच्चे की क्रोमोसोमल या गुणसूत्रों की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। यदि इनमें कुछ रिस्क ज्यादा आता है या माता पिता को असेसमेंट बहुत बेहतर तरीके से चाहिए, यानी ज्यादा अच्छी गारंटी चाहिए कि हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम की रिस्क हम ज्यादा अच्छे से पता करें, तो एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। इसमें मदर का ही ब्लड सैंपल दिया जाता है, पर यह टेस्ट बच्चे के लिए होता है जिससे कि हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करते हैं। अब इसके अलावा मैं ब्लड टेस्ट की बात करूं तो कभी RH नेगेटिव होता है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और पिताजी का पॉजिटिव होता है। ऐसी स्थिति में जो आने वाला बच्चा है वो माँ से या तो नेगेटिव ग्रुप ले सकता है या पिताजी से पॉजिटिव ले सकता है। यदि बच्चा अंदर पॉजिटिव हो, जो अभी हमें नहीं पता है, पर माँ नेगेटिव है, तो इस स्थिति के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं मदर के लिए जिसे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट या ICT कहा जाता है।
इससे हम ये आकलन करने की कोशिश करते हैं कि क्या माँ के शरीर में बच्चे के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडीज तो नहीं बनी है। आमतौर पर पहली प्रेगनेंसी में इसमें दिक्कत नहीं आती है, पर यदि एंटीबॉडीज बन चुकी हो तो माँ के दूसरी और आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में इससे काफी मुश्किलें आ सकती हैं। तो हम जब भी कोई प्रेग्नेंट महिला है जो RH नेगेटिव है और उनके पार्टनर पॉजिटिव है, तो हम एक इनडायरेक्ट वुंड्स टेस्ट कराते हैं जिससे कि हम ये आइसो इम्यूनाइजेशन, RH आइसो इम्यूनाइजेशन के बारे में जान सकें। उसके बेसिस पे फिर हम आगे की प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में बात करूं तो कभी मदर डायबिटिक होती है या फिर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में डायबिटीज की शिकायत आई है जो प्रेगनेंसी के बाद चली जाती है। पर उस स्थिति में भी माँ के ब्लड टेस्ट को हम देखते हुए ब्लड शुगर को काफी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि मदर का डायबिटिक होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमें माँ का ब्लड शुगर जो होता है उसको बहुत कंट्रोल में रखना होता है। इसलिए बहुत बार हम कह सकते हैं कि माँ को अपना ब्लड शुगर चेक करते रहना है और उसकी वैल्यूज को नॉर्मल रखना है। इसके अलावा कभी कभी इन्फेक्शंस की बात आती है, तो जो एक कॉमन इन्फेक्शन वाली बात है जो बच्चे को अफेक्ट करेगी वो होती है टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, जिसमें ये शॉर्ट फॉर्म है एक टेस्ट के लिए, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा और CMV साइटोमेगालोवायरस, ये 2 वायरसेस हैं जो बच्चे को हार्म करते हैं, बच्चे को दिक्कत करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम सोनोग्राफी में कुछ फाइंडिंग्स ऐसी देखते हैं कि बच्चे में हमें शक आता है कि कहीं इसको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, पर चूंकि बच्चे का टेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम माँ के ब्लड टेस्ट में पहले ही टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन की टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पर फिर आगे के डिसीजंस होते हैं कि क्या बच्चे के लिए भी ये टेस्ट करना है क्या। इसके अलावा एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति होती है जब माँ के पास एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के हार्ट के अगेंस्ट में काम करती हैं। यह स्थिति काफी रेयर होती है। इनको एंटी-रो एंटीला एंटीबॉडीज कहा जाता है। कभी कभी माँ को ल्यूपस एंटीजन वगैरह भी होता है, इनमें भी बच्चे के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है और इन स्थितियों में प्रेगनेंसी लॉस होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं या बच्चा आगे तो बढ़ता है पर 5वें-6ठे महीने में जाकर बच्चे का अंदर ही बच्चा खत्म हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इन माओं को मालूम होता है कि हमें ये फला तरीके की बीमारी है, उनको हम सचेत करके रखते हैं। तब जब प्रेगनेंसी आती है तो ये एंटीबॉडीज का लेवल देखा जाता है और उसके हिसाब से हमें प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तब हम बच्चे को सोनोग्राफी से मॉनिटर करते रहते हैं और माँ को कुछ स्पेशल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब इसके अलावा हम आगे चलें तो बच्चे के लिए दूसरी टेस्ट जो हम करते हैं, तो जैसे हमारी बात हुई कि गुणसूत्र की प्रॉब्लम्स यदि रिस्क ज्यादा आती है, डबल मार्कर में रिस्क ज्यादा है, NIPT में रिस्क ज्यादा आई है, तो फिर हमें कंफर्म करना होता है कि क्या बच्चे में सही में डाउन सिंड्रोम या दूसरा कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, या फिर कभी बच्चे गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियां नजर आती हैं। अब विकृतियां यदि नजर आ रही है, विकृति का मतलब है कोई बच्चे में डिफेक्ट दिख रहा है, शरीर का कोई अंग सही से नहीं बना है, तब यह बात सोचने में आती है कि ये बच्चा सही नहीं बना है तो क्या क्रोमोसोम और गुणसूत्र की प्रॉब्लम है। तो उसे हमें कंफर्म करने के लिए 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए होता है। उसका मतलब जो टेस्ट हमें ये उत्तर दे कि परेशानी है या नहीं है, हाँ या ना का उत्तर, तो वो उसके लिए हम नीडल टेस्ट करते हैं। नीडल टेस्ट में भी यदि हम 12 से 13 हफ्ते के टाइम पर करते हैं तो उसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहा जाता है, CVS। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में जो अमल होती है प्लेसेंटा, जो माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन है, हम प्लेसेंटा का थोड़ा सैंपल लेते हैं, पर 12 से 13 हफ्ते के बीच में जब इस टेस्ट को कर रहे होते हैं तो इसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहा जाता है। इससे हम जेनेटिक लैब में भेजते हैं और जेनेटिक लैब में इसका पूरा विवरण देखा जाता है क्रोमोसोम्स का कि बराबर ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स है कि नहीं है। इससे हमें पूरा उत्तर मिलता है कि बच्चे में कोई गुणसूत्र का मुश्किल है या नहीं। अब यही बात यदि आगे आने वाले टाइम में देखें तो 16 हफ्ते के बाद फिर हम बच्चे के जो आसपास पानी होता है उसे टेस्ट करते हैं। अब पानी एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जो बच्चे का यूरिन ही होता है, वो साफ रहता है और पूरे बेबी के शरीर में सर्कुलेट होता है, तो उसके अंदर बेबी के सेल्स होते हैं। उन सेल्स में से हम क्रोमोसोम्स को सेपरेट करके और उनको स्टडी करते हैं। तो 16 हफ्ते के बाद हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं और 12 से 13 हफ्ते के टाइम में हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं। अब ये CVS या एमनियोसेंटेसिस, ये 2 टेस्ट हम किसी आनुवंशिक प्रॉब्लम वाली फैमिली है, जेनेटिक डिजीज वाली फैमिली है, उनमें भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग के लिए या उसका पता लगाने के लिए ही है। जेनेटिक आनुवंशिक चीजें यानी कि जैसे किसी परिवार में मालूम होता है कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या कुछ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया चल रही होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस,
उनकी एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है। तो या तो परिवार में कोई ऐसा बच्चा अफेक्टेड हो, या कपल का पहला बच्चा अफेक्टेड हो, या माता पिता में मालूम हो कि ये दिक्कत है और फिर वो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह की मुश्किल न आए, उस समय पर भी हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या फिर एम्नियोसेंटेसिस करके ये जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। और बच्चे के लिए टेस्ट करें तो हम कभी कभी फीटल ब्लड सैंपलिंग भी करते हैं, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल लेकर और उसको फिर हम जांच के लिए, इन्फेक्शन के लिए भेज सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस के लिए भेज सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में जब मदर नेगेटिव है और पिताजी पॉजिटिव है, और यदि पहला बच्चा अच्छे से हो गया लेकिन एंटीबॉडीज माँ के शरीर में बन चुकी हैं, तो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स बच्चे के खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको वो हिट करती हैं, खत्म करती हैं। तो यदि रेड ब्लड सेल्स बच्चे के शरीर में खत्म होंगे तो बच्चे को एनीमिया होने लगता है। तो जैसे बाहर किसी इंसान को एनीमिया होता है और बहुत ही ज्यादा एनीमिया होता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वैसे ही यदि गर्भस्थ शिशु को यदि अंदर एनीमिया हो गया है जिससे कि उसके हार्ट पे जोर पड़ रहा है, लंग्स पे जोर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में फिर हम फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी बच्चे को अंदर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, बट फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही ये काम करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो उसकी मॉनिटरिंग करना है और जरूरत पड़ने पे फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है। तो ये तो बहुत सारी स्पेशल टेस्ट हैं जो हम करते हैं, और कुछ टेस्ट हैं जो हम रूटीन तौर पे, जैसे डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIBT, एम्नियोसेंटेसिस, CVS, ये हम अब फीटल मेडिसिन यूनिट में रूटीन तौर पे करते हैं सबके लिए। इसके अलावा बात आती है कि यदि मोनोकोरियोनिक ट्विन्स है, मतलब जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो एक ही थैली में दोनों बच्चे हैं और दोनों का प्लेसेंटा सेम है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के ब्लड सप्लाई जो है आपस में मिक्स होते हैं, जिससे एक बच्चे का ब्लड पूरा दूसरे में जाता है। इसको कहा जाता है ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ऐसी स्थिति होने पर भी एक स्पेशल लेजर वाली टेक्निक से इन ब्लड सप्लाई को जो मिल गए हैं, जो एक दूसरे में उलझ रहे हैं, उनको रोका जाता है। तो इसे लेजर द्वारा रोक कर और फिर दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी हम आगे अच्छे से चला सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी टेस्ट हैं जो हम बच्चे के लिए ही करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो 9 महीने या 9 महीने के जितने पास तक आ सके, यानी हम एक प्री मैच्योर की जगह एक थोड़ा हेल्दी बच्चा हम न्यूनेटल यूनिट में भी भेज सके ताकि वहां संभालना ईजी हो। इस तरह से प्रेगनेंसी में माँ के साथ साथ बच्चे के ऊपर ध्यान देना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ताकि 9 महीने के अंत में हम एक स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ मिले। धन्यवाद। स्मिता मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि हम लोग ये सारी चीज़ें जान पाएँ कि इतनी जांचें हमारे शिशु के लिए, एक माता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ों पे जिसको भी ना पता हो ध्यान दें, उस गर्भवती महिला का ध्यान रखें, वो महिला अपना खुद का ध्यान रखे क्योंकि शिशु है उसके साथ में जुड़ा हुआ। और आगे मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मातृत्व अपने आप में बहुत सुखद एवं भावनात्मक अनुभव है। हर स्त्री इसको जीना चाहती है, और गर्भावस्था में शारीरिक और मानसिक बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए परिवार को भी उस स्त्री का बहुत सपोर्ट करना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी योगा स्पेशलिस्ट जो हमारी मैडम हैं उनका बहुत बहुत, कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई और हमें साझा किया उनकी जो चीज़ें थी योगा से रिलेटेड। तो हम लोगों को इसी तरीके से वो गाइड करते रहें और हम इनसे सारी चीज़ें सीखते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। मैं राहुल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने शिशु और माता के मध्य का इतना सुंदर विवरण दिया कि उस विवरण को हमारे जीवन में हमें जरूर उतारना चाहिए, जिससे कि माता और शिशु के बीच का जो एक मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि एक बीच का जो सामंजस्य स्थापित हो सकता है वो हम कैसे करें, तो उस चीज़ पर भी ध्यान दें। और मैं सर का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इतने सुंदर शब्दों में बताया। मैं मैडम का, स्मिता ढेंगले मैडम जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमें इस तरह से गाइड कर रही हैं कि हमें हर सोनोग्राफी पे ध्यान देना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए सारी जांचें, और जो शिशु और माता का चेकअप है वो समय समय पे करवाना चाहिए, दवाइयों पर ध्यान रखना चाहिए, जाँचों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए जो उन्होंने हमें समय रहते बताई है, तो वो सारी चीज़ें कराएं। मैं मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अमूल्य समय निकाला और हमें गाइड किया।
एवं अंत में मैं प्रिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतना प्रमोट कर रही हैं हमारे इस जो सुफल सपोर्ट ग्रुप है उसको, हम सभी के लिए, कि हम उससे जुड़े और लगातार हम उन सब चीज़ों से सीखें और उस गर्भवती महिलाओं को या खुद गर्भवती महिलाओं को इतनी सारी जांचें, इतनी सारे अनुभव और इतनी सारी चीज़ों का गाइडेंस मिले जो लोग डॉक्टर्स के साथ नहीं इतना समय बिता के कर सकते हैं। तो मैडम ऑनलाइन ऑफलाइन हमको गाइड कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस सपोर्ट ग्रुप का हमेशा साथ दे और इसी तरीके से आप सभी के सहयोग से भी इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बढ़ता चला जाए और हम इसके लिए बहुत और चीज़ें कर सकते हैं। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं तो हमें गाइड करें। प्रिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए और इस सहयोग के लिए। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी होली पर्व के लिए। पिचकारी की धार गुलाल की बौछार, पिचकारी की धार गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सभी को होली पर्व की। धन्यवाद।